हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्ट्रीम पर हार्दिक स्वागत है। इसके पहले जो हमने दो वीडियो अपलोड की, उसमें सबसे पहले वीडियो में ये देखा कि पदार्थ के अंदर क्या क्या आंतरिक गुण होता है। जैसे बताया कि पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होता है और आवेश होता है, ठीक है। फिर हमने ये बताया कि जो द्रव्यमान होता है वो क्या है, पदार्थ के अंदर हमेशा उपस्थित रहता है, लेकिन जो आवेश, इसको चार्ज बोलते हैं, ये पदार्थ में किसी न किसी विधि के द्वारा लाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे इसको हमने डिटेल में चर्चा किया था, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमने उसी वीडियो के अंदर द्रव्यमान और आवेश में दोनों में डिफरेंस किया था, मतलब अंतर किया था, उसको समझा था कि द्रव्यमान के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, आवेश के अंदर क्या है और दोनों में आपस में अंतर क्या है, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो हमने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था, उसमें हमने ये बताया आप लोगों को जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या क्या उसके गुणधर्म है या विशेषताएं हैं, उसको हमने जो है डिस्कस किया, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि जो हमने पिछले वीडियो में आवेश का गुणधर्म पढ़ा था, तो हमने टोटल उसके अंदर 5 गुणधर्म पढ़े थे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो क्लास 12 के हिसाब से, जो आगे कोई भी कंपटीशन क्लास के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और उसमें हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग, जो कि एक था आवेश का क्वांटिक सिद्धांत और एक था आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसको हमने समझा था और साथ ही साथ क्वार्क और एंटी क्वार्क के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो आवेश है, थोड़ा सा उसके डेफिनेशन की, बहुत लोग को नोट्स वगैरह बनाना होगा, तो उसमें आवेश के डेफिनेशन क्या है, मतलब परिभाषा क्या है, और आवेश के मात्रक क्या है, ठीक है ना। तो आज इसका डिटेल में चर्चा करेंगे और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इसमें से नॉलेज मिलेगा। जैसे आवेश के मात्रक तो कूलाम, ठीक है, हाई स्कूल से जानते होंगे, लेकिन जो आवेश के अन्य मात्रक होते हैं, जिसको एफ कूलाम, फ्रैंकलिन, ठीक है, स्टेट कूलाम, फैराडे, ठीक है, शायद इनमें से कुछ का नाम आपको ना भी सुना हो, इन सभी का जो है एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आवेश की परिभाषा की। तो थोड़ा सुनिएगा, सबसे पहले आवेश की जो परिभाषा है, इससे जानने से पहले थोड़ा सा एक बार हल्का से रिवीजन कर लेते हैं कि जो चार्ज होता है वो पदार्थ के अंदर किस प्रकार का आंतरिक गुण है, ठीक है, और इसकी परिभाषा को हम लोग कैसे समझेंगे, क्योंकि अगर परिभाषा को रखने की कोशिश करेंगे तो मालूम होगा कि इंटर का कोर्स होता है बहुत लेंथी होता है। सबसे पहले जो आवेश में जो पदार्थ के अंदर गुण आता है उसको कैसे रिलेट करते हैं, तो कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर उसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो बताया हमने, जब हमने सबसे पहले बताया था जो पदार्थ होता है, तो पदार्थ का आंतरिक गुण बताया था, किसी भी चीज के अंदर 2 गुण होते हैं, एक बाह्य गुण, उसका बाहरी गुण, ठीक है, जिसको हम बाहर से देख के पता कर सकते हैं, और बताया था कि आंतरिक गुण जिसको इंटरनल प्रॉपर्टी या इनहेरेंट प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जो आंतरिक गुण होता है, ये बताया था हमने आपको 2 होते हैं, ठीक है ना। एक बताया था कि द्रव्यमान होता है, ठीक है, यहाँ तो ज्यादा द्रव्यमान की चर्चा नहीं की जाएगी क्योंकि द्रव्यमान को क्लास 9 से इंसान पढ़ता है। अब एक होता है आवेश होता है, ठीक है। तो आज हमको इसी को थोड़ा सा समझना है कि आवेश की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले तो हमको देखो ये बात कंफर्म है कि द्रव्यमान भी आंतरिक गुण है, इसके अंदर ही एक तरह की प्रॉपर्टी है, गुण है, और ठीक वैसे ही आवेश भी क्या होता है कि पदार्थ का ही आंतरिक गुण होता है। देखिए जो हमने पहले आपको बताया, जो द्रव्यमान होता है ये पदार्थ का ऐसा आंतरिक गुण होता है जो उसके अंदर हमेशा उपस्थित रहता है। इसकी मेन बात ये है, तो अगर याद रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसके अंदर ये सदैव उपस्थित रहता है। इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन के लिए जरूरी है, थोड़ा सा इसको हल्का से एक बार दोहरा लेते हैं। लेकिन जो आवेश होता है इसके बारे में बताया था कि इसके लिए एक फेमस वर्ड याद कर लीजिए, इसको लाना पड़ता है, ठीक है। ये आवेश किसी पदार्थ के अंदर हमेशा नहीं रहता है, ठीक है। तो पदार्थ के अंदर जो आवेश होता है वो हमेशा नहीं रहता है, इसको किसी न किसी विधि से, तो हमने विधि के अंदर 3 विधि का जिक्र किया था। एक बताया था घर्षण विधि, जब किसी चीज को हम किसी अचालक वस्तु को रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, जैसे बताया था हमने प्लास्टिक को किसी चीज से रगड़ा, कांच को किसी चीज से रगड़ा, ठीक है। तो भी हम कोई प्लास्टिक या कांच लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि आवेश आ जाएगा। दूसरा होता है चालन विधि, ठीक है। तीसरा होता है प्रेरण विधि, इसको भी हम किसी न किसी वीडियो में तीनों को डिटेल समझेंगे कि जो आवेश को लाने की जो प्रक्रिया होती है, घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन आगे जो है कोई अन्य वीडियो में, ठीक है। तो आवेश क्या है, जो पदार्थ का आंतरिक गुण है, इसको लाना पड़ता है, ठीक है। जो कि द्रव्यमान क्या होता है, ये भी पदार्थ का आंतरिक गुण है और ये पदार्थ में हमेशा रहता है। आवेश को लाने का 3 तरीका है। जो किसी चीज सामान्यतः किसी अचालक को रगड़ते हैं तो उसके अंदर आवेश आता है। ये जो प्रक्रिया दूसरी वाली जिसको चालन बोलते हैं, ये प्रक्रिया अपनाते हैं चालक वगैरह के अंदर, जो चालक वस्तुएं होती हैं वहां पे इस प्रक्रिया के द्वारा, इस विधि के द्वारा आवेश को लाते हैं, और चालक के अंदर ही प्रेरण विधि के द्वारा आवेश लाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एक बात ये भी याद कर सकते हैं कि जो आवेश को लाने की जो प्रत्यक्ष विधि है
उसको चालन विधि के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर तार को क्या होता है ना कि बैटरी या सेल के प्लेटों से जोड़ देते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से उसमें आवेश फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रेरण विधि होती है इसको आवेश की अप्रत्यक्ष विधि मतलब इनडायरेक्ट जो है मेथड बोला जाता है। ये सब आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर होगा कि द्रव्यमान आवेश में ये तो डिफाइन पदार्थ का जो आंतरिक गुण द्रव्यमान हमेशा रहता है, ये कौन सा बल लगाता है। हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो किसी पदार्थ के अंदर रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। जैसा कि पृथ्वी के बारे में फेमस ही है कि जब भी हम कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ छोड़ते हैं तो कहाँ जाती है, नीचे जाती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या लगता है ना, पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान है और हर वस्तु क्या लगाती है, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल लगाती है, ठीक है। लेकिन बताया था जो ये गुरुत्वाकर्षण जिसको हमने संकेत Fg बताया, इसके इंग्लिश से बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ये एक तरह का कमजोर बल है, क्षीण बल है, ठीक है। इसका आगे जो डिफरेंस करेंगे दोनों बल में बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा जैसे किसी वस्तु के अंदर आवेश आता है, चार्ज आता है, तो कौन सा बल लगता है, तब ये वाला बल नहीं लगता। जो कमजोर होता है प्रकृति में सबसे क्षीण बल है, ये बल नहीं लगता है। तो उस टाइम जो बल लगता है उसका नाम क्या था, वैद्युत बल, ठीक है ना। तो इतना पर्याप्त, अगर इतना आपको पता है तो आराम से परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। और हमने इसके पहले आपको ज्ञापन बताया था, थोड़ा उसको तरीका से देख लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई कांच की रॉड है या कोई प्लास्टिक की रॉड, कुछ भी ले सकते हैं। और इसको हमने क्या किया कि पहले क्लास में बताया था कोई अचालक वस्तु है, इस विधि की सहायता से इस पे आवेश आते हैं, जैसे घर्षण विधि लिखा हुआ है। तो जैसे हम कांच की छड़ को या प्लास्टिक की छड़ मतलब रॉड को जो है किसी भी चीज से, वूलन क्लोथ से मतलब ऊनी कपड़े से या रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो ध्यान देना, इसके अंदर द्रव्यमान तो पहले से रहेगा, मतलब मास जो है ना पहले से रहेगा, और इसके अंदर मास के साथ साथ, मास को इंग्लिश में कहते हैं द्रव्यमान, और उसको आवेश को चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मास के साथ साथ चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही चार्ज प्रॉपर्टी डेवलप होगी, जैसे इसके अंदर आवेश का गुण आएगा, तो इसके पास जो भी हल्की वस्तु है, जैसे हमने मानते हैं कि हमने नीचे कागज के टुकड़े लगा दिया, कोई टीम का लगा दिया, तो इसको अपनी तरफ क्या करेगा ना कि आकर्षित करने लगेगा, मतलब खींचने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा बल लग रहा है, कांच को हमने रब किया, ठीक है ना, रगड़ा है, इसको हमने रबिंग किया है, रबिंग प्रोसेस से मतलब घर्षण विधि से इसको हमने आवेश को लाया है। तो इसका मतलब इसके अंदर आवेश आ गया, चार्ज आ गया, तो पदार्थ के अंदर जो आवेश आ गया, इसी के कारण जो नीचे में कागज के टुकड़े टुकड़े काट के रखे हुए हैं, इसको अपनी तरफ क्या करता है, ये आकर्षित करता है, इसका मतलब बल लगाता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी परिभाषा थोड़ा समझिए, तो मतलब जिस बल से ये अपनी तरफ से इसको खींच रहा, अट्रैक्ट कर रहा, आकर्षित कर रहा है, वो कौन सा बल है, यहाँ पे वैद्युत बल है, ठीक है। Fe का मतलब होता है वैद्युत बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, हिंदी में कहते हैं वैद्युत बल। Fg का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। और ये भी याद रखिए जो वैद्युत बल होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ही क्या होता है, कई गुना ज्यादा। इसको आगे तुलना करें, जैसे अगर दो इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे दो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं, अगर किसी दूरी पे रखा हुआ है तो इनके बीच जो वैद्युत बल, क्योंकि इनके अंदर आवेश भी है और आवेश के साथ साथ यहाँ पे द्रव्यमान भी है, ठीक है। तो आवेश की जब आवेश रहेगा तो यहाँ वैद्युत बल भी लगेगा, और द्रव्यमान के बीच में पढ़ा होगा, कक्षा 9 से पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब दो द्रव्यमान को हम किसी दूरी पर रखते हैं तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, ठीक है। तो जो दोनों बल की हम तुलना करते हैं तो लगभग 10 की घाते 43 गुना आता है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वैद्युत बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे आगे हम एक के आगे 45 जीरो लगाएंगे, मतलब अरब खरब क्या, उसके पता नहीं कितना अरब खरब होगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और एक बात देखो, ये भी ध्यान दीजिएगा, तो हम जिस टाइम कांच को बिना रगड़े हुए इस कागज से टुकड़े बात ला रहे थे, तो उस टाइम क्या कर रहा था ना कि कागज मतलब ये जो कांच था, जो ये कांच था, ये कागज से टुकड़ों की तरफ खींच नहीं पा रहा था, ठीक है। देखो अभी क्या कर रहा है ना, घर्षण के बाद खींच रहा है, मतलब रगड़ने के बाद खींच रहा है, लेकिन जिस टाइम इसको कांच को मतलब बिना रगड़े हुए ला रहे थे नहीं खींच रहा था, क्योंकि वहां पे क्या काम कर रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि कमजोर बल होता है, ठीक है। तो वैद्युत बल क्या होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत मजबूत होता है। इसीलिए जैसे कोई वस्तु के अंदर आवेश आता है, चार्ज आता है, तो वो क्या करता है, दूसरी वस्तुओं पर एक अलग बल लगाता है जिसका नाम है वैद्युत बल, और उसी बल से क्या होता है ना, उसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है, रिपल भी कर सकता है अगर आवेश समान हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कांच की छड़ को बिना रगड़े हुए लाएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर केवल द्रव्यमान रहेगा, और द्रव्यमान के रहने से केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम करता। अगर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता तो ये थोड़ा सा कमजोर बल है, और ये कागज के टुकड़ों या किसी भी चीज को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट तो कर सकता था, अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन क्या करता मतलब इसके अंदर इतना बल नहीं होता कि किसी चीज को जो है फोर्सली मतलब जबरदस्ती अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। लेकिन जैसे आवेश आएगा तो आवेश के कारण क्या होता है ना, को किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाता है, आवेश क्या लगाता है, वैद्युत बल लगाता है। और वैद्युत बल के लगने से क्या होता है, तो वस्तु पर थोड़ा अधिक फोर्स लगाता है, ज्यादा बल लगाता है, और जैसे ही ज्यादा बल लगाता है तो वस्तु उसकी तरफ से उड़ जाती है या उससे दूर हो सकती है। तो आवेश पे निर्भर करता है ना कि आवेश दोनों पे कैसा, अगर आवेश विपरीत प्रकृति का होगा तो आकर्षित हो जाएगा, अगर आवेश दोनों पे समान होगा, थोड़ा सा आवेश ना दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश होता है।
तो आगे पढ़ेंगे कि आवेश के आधार पर दो तरह का बल भी होता है। वैद्युत बल जो होता है ना, दो तरह का बल भी होता है, एक आकर्षण बल, एक होता है प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो निर्भर करता है आवेश की प्रकृति पे। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि आवेश आएगा तो वैद्युत बल लगाएगा, और ये वैद्युत बल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, जिससे क्या होता है किसी वस्तु पर लगता है तो उसको अपनी तरफ ठीक आकर्षित कर लेता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ पर इसकी देखिए परिभाषा की बात करते हैं कि आवेश की परिभाषा क्या है। तो आवेश देखो, ध्यान दीजिएगा, आवेश की परिभाषा ये है कि आवेश पदार्थ का वह आंतरिक गुण है। ठीक है, आवेश क्या है? पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण, मतलब जब आवेश आएगा तो क्या करेगा, जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु पर, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि कांच क्या है? पदार्थ है। अब ये कांच के अंदर जो आवेश आया वो इसका क्या आंतरिक गुण है। ठीक है, तो जैसे ही आवेश आया तो क्या किया, जब हमने जो नीचे हमने कागज के टुकड़े छोटे रखे थे, इस पे क्या लगाया? बल लगाया। और कौन सा बल लगाया? वैद्युत बल लगाया। ठीक है, तो आवेश क्या है? पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु पर कौन सा बल लगाता है? वैद्युत बल आरोपित करता है। तो इसी गुण का नाम क्या है? आवेश है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है आवेश की, मतलब चार्ज की डेफिनेशन है कि आवेश, तो सुनिएगा कि आवेश पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु पर या किसी अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं थोड़ा इसकी परिभाषा। ठीक है, बोर्ड पे देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं इसके मात्रा वगैरह की, इसका मात्रक वगैरह क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा क्या है। देखिए, आप लोग को मैं सामने लिख दिया है, जो बताया था, जो समझाया था उसी को लिखा गया है। ठीक है, जैसे समझाया था पूरा सेम उसी में चीज लिखा हुआ है। थोड़ा समझ के लिखेंगे तो इसको आराम से, ठीक है, बिना रटे हुए याद कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा समझ लेते हैं क्या इसमें लिखा हुआ। किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण, आपको पहले बताया, हमने पहले दिन बताया है कि पदार्थ क्या है ना, कि आंतरिक गुण है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आंतरिक गुण ये भी है और आंतरिक गुण द्रव्यमान भी था। ये ऐसा आंतरिक गुण है जो हमेशा नहीं रहता है, इसको किसी न किसी विधि से लाना पड़ता है, जिसके कारण, क्योंकि जैसे ही आएगा आवेश आएगा तो उसके कारण क्या होता है? बल लगता है, नया बल लगता है, क्योंकि द्रव्यमान जब तक रहता है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, लेकिन जैसे ये वाला, मतलब जैसे ये आंतरिक गुण आता है तो एक अलग प्रकार का बल लगता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। तो वही लिखा हुआ, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर, जैसे हमने मार्कर को किसी चीज से रगड़ दिया, अब इसको हम कागज के टुकड़े के पास ला रहे हैं, अपने तरफ, ठीक है, खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा, क्योंकि इसके बीच में क्या होगा, क्योंकि इसके बीच और कागज के बीच में क्या होगा कि वैद्युत बल काम करेगा, और वैद्युत बल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, मजबूत होता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। तो किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर, वह दूसरी वस्तु पर क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल लगाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा में क्या बताया, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। तो आगे समझ आ गया होगा कि आवेश क्या है? पदार्थ का ऐसा आंतरिक गुण है। ठीक है ना, आंतरिक गुण दो होते हैं, द्रव्यमान भी, आवेश भी, लेकिन ऐसा गुण है कि जैसे ये गुण उसके अंदर आएगा तो क्या करेगा? दूसरी वस्तु पर, मतलब जिसको उसके पास हम लाएंगे, ठीक है, जैसे हमारे तुमने मार्कर को रगड़ करके हमने कागज के पास लाया, ठीक है, या हमारे तुम किसी टिमका के पास लाया, या कोई चीज हो सकती है। ठीक है, अगर हम दो आवेशित वस्तु को ला रहे हैं आपस में, तब भी बल काम करेगा। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी कोई आवेशित वस्तु को हम किसी भी दूसरे वस्तु के पास लाएंगे, या किसी भी दूसरे मतलब आवेशित वस्तु के पास लाएंगे, तो उसको अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा, मतलब बल लगाएगा, और उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, इसका सारांश ये था कि जो वैद्युत आवेश होता है वो कौन सा बल लगाता है? वैद्युत बल लगाता है। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? इसको Q से लिखते हैं। ठीक है, चाहे तो कैपिटल Q से लिख सकते हैं, दोनों सही होता है, स्मॉल Q या कैपिटल Q दोनों सही होता है, तो इसका ये संकेत है। बाकी थोड़ा सा बता देते हैं, आवेश दो प्रकार का है। आपको पहले बताया था कि जो आवेश वस्तु पे आता है वो आता किससे है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। क्या होता है ना कि जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज होगा, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पे जाएगा, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पदार्थ में क्या धनावेश आता है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मतलब सामान्य से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा। तो आवेश क्या होता है? बेसिकली दो तरह का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश की परिभाषा ये है कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश आ रहा है, जो उसके अंदर गुण आ रहा है, तो धनावेश है। ऐसे ही जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उस पदार्थ के अंदर जो क्वालिटी, जो प्रॉपर्टी उत्पन्न हो रही है, जो मतलब गुण उत्पन्न हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? ऋणावेश बोलते हैं। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे भी। तो फिलहाल ये समझ आ गया सभी को कि वैद्युत आवेश क्या होता है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके मात्रक क्या होते हैं। ठीक है ना, अब इसके आगे बात करते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। तो इसके आगे देखते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। देखिए, मात्रक पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पद्धति के बारे में बता दिया जाए। जैसे हम लोग क्लास 9 के अंदर पढ़ते हैं
तीन पद्धति तो अक्सर लोग पढ़ते हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और मात्रकों को ठीक है व्यक्त करने की सब पद्धति होती है, और एक होता है एफपीएस पद्धति। क्लियर? तो एमकेएस पद्धति देखिए बेसिकली यूज कहाँ होता है इसका मेन यूज होता है फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर यूज करते हैं हम लोग, फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें यूज करते हैं। तो एमकेएस का मतलब ये होता है, इसका फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, कि ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में नापा जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, तो उसको क्या बोलेंगे? एमकेएस पद्धति। ऐसे देखिए होता है सीजीएस पद्धति। इसका यूज सामान्यतः किसमें करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और एस का मतलब होगा वही ऊपर लिखा था, टाइम को, समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए हमारा तीसरा लिखा हुआ है एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस पद्धति के अंदर क्या होगा? इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय किसमें नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। इसको बोलते हैं एफपीएस पद्धति कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बात ये भी जान लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ लिख भी देते हैं साथ साथ कि इसको यूज कहाँ करते हैं? फिजिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, सामान्यता करते हैं, बाकी तो यूज अलग कर सकते हैं। इसका यूज सामान्यता कहाँ करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। और इसको जो है थोड़ा सा अगर देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से कैसे हम लोग बोलेंगे, तो इसका यूज करते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में करते हैं। ठीक है ना, इंजीनियरिंग नहीं होता, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह की नपाई करना है, फिर किसी में जमीन वगैरह की लेंथ नापनी है, ठीक है, तो अक्सर फुट में नापते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें जो है इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इंजीनियरिंग के फील्ड में करते हैं। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, जो एमकेएस सिस्टम होता है, ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इसका यूज करते हैं जिसमें करते हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान में करते हैं। सीजीएस सिस्टम जिसका यूज केमिस्ट्री में करते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, इसको फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, और एफपीएस को जो है ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सबसे पहले यूज इंग्लैंड में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा सा इसी की बात करना थी, बाकी समझा दिया कि तीन पद्धतियां मेन है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस का यूज नॉर्मली कहाँ पे करेंगे? भौतिक विज्ञान के अंदर करेंगे। सीजीएस का यूज नॉर्मली कहाँ करेंगे? सामान्यतः कहाँ करेंगे? रसायन विज्ञान के अंदर करेंगे। और एफपीएस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सामान्यतः अपने दैनिक जीवन में, जैसे बताया कि कोई हमें ठीक सड़क की लंबाई नापना है या किसी घर की लेंथ वगैरह नापना है, तो उसमें करते हैं। इसको जो है ऐसा बोला जाता है, इसका यूज कहाँ पे होता है? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, और एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं, और सीजीएस किसमें नाम से जानते हैं? फ्रेंच सिस्टम या फ्रांसीसी पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, इसके साथ साथ एक दो उसमें नाम और भी जान लीजिए। देखिए वैद्युत के अंदर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, 7 मूल राशियां होती हैं, इसमें लंबाई होता है। ठीक है, लंबाई किसमें लिखते हैं? मात्रक में, मीटर में लिखते हैं, इसका मूल मात्रक है। ऐसे ही द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। बाकी देखिए मात्रक तो इसके अन्य मात्रक मतलब बहुत सारे आएंगे, ग्राम आएगा। ठीक है, द्रव्यमान को हम क्विंटल में नाप सकते हैं, टन में नाप सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को हम चाहे तो मिलीग्राम में मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से अन्य मात्रक बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो मूल राशि है उनका अपना मूल मात्रक भी है, मतलब एक फिक्स यूनिट भी है, उसका मूल मात्रक कहेंगे। ऐसे जो समय है, इसका मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, वैद्युत धारा किसी के अंदर आती है, जो वैद्युत धारा होता है, करंट होता है, इसका मूल मात्रक एम्पियर होता है। ऐसे जो ताप, इसको टेम्परेचर बोलते हैं, इसका मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तो कितना हो गए? 5 हो गए। एक होता है ज्योति तीव्रता, इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, इसका मात्रक होता है मूल मात्रक में कैंडिला होता है, कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा जिसका यूज करते हैं, ज्यादातर केमिस्ट्री में करते हैं, तो पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ये 7 मूल मात्रक है, 7 मूल राशियां हैं। तो यहाँ पे देखिए एमकेएस के साथ साथ कभी कभी एक वर्ड लग जाता है एमकेएसए। ठीक है, तो समझिएगा इसका मतलब क्या है। देखिए हम लोग नॉर्मली जो लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, ठीक है, भौतिक विज्ञान का पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग वैद्युत की स्टडी कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? वैद्युत का, इलेक्ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। और वैद्युत के अंदर जो करंट बहती है, जो धारा बहती है, उसका मात्रक क्या है? एम्पियर। तो इस पूरे टॉपिक में क्या है ना कि वैद्युत धारा को भी शामिल किया गया। ठीक है, मतलब जो एमकेएस जो शब्द है, ये एमकेएस सिस्टम के अंदर ही आता है। क्या आता है? एमकेएस सिस्टम के, एमकेएस पद्धति के अंदर ही आता है। बस ए का मतलब क्या है? एम्पियर से है, मतलब लंबाई को मीटर में, के मतलब किलोग्राम, द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम में, एस मतलब सेकंड, टाइम का मतलब सेकंड में, ए का मतलब क्या है यहाँ पे? एम्पियर से, मतलब धारा का मतलब क्या होगा? एम्पियर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जानते होंगे, मतलब कहने का इसको हम ऐसे भी कह सकते थे कि एमकेएस है वो एमकेएस का क्या है ना, एक्सटेंडेड फॉर्म, मतलब इसका थोड़ा सा विस्तारित, थोड़ा सा मतलब फैला हुआ रूप है। ठीक है,
जैसे एसआई सिस्टम नहीं होता है, जैसे एसआई पद्धति होती जानते होंगे, एसआई पद्धति में क्या होता है कि सभी मूल राशियों को शामिल किया गया, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम के अंदर जो चीजें आती हैं इसमें हम लोग तीन ही चीजें लेते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय लेते हैं। इसमें हमने 4 ले लिया। एसआई में क्या होता है कि सभी को शामिल करते हैं, सभी को इंक्लूड करते हैं, लंबाई से लेकर के जितना पदार्थ की मात्रा तक है सभी के इसमें जो है नाम रहेगा। तो एसआई भी क्या है ना, इसी का विस्तारित फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, ठीक है। तो बस सिंपल समझ लीजिए जो एमकेएस सिस्टम है इसी का थोड़ा सा फैला देंगे तो एमकेएस है, ठीक है, जिसकी स्टडी कहां करते हैं, वैल्यूज के क्षेत्र में करते हैं। एसआई पद्धति का यूज तो क्या करते हैं, पूरे फिजिक्स में करते हैं, मतलब पूरे का सभी कुछ में ले लेंगे, सभी राशियों को ले लेंगे तो एसआई पद्धति बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपली देखिए हम पहले बात करते हैं एमकेएस पद्धति में, इसको रेज कर देते हैं। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एमकेएस पद्धति है जो हम लोग यूज करते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर, उसमें आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। इसमें आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एक कूलाम वैज्ञानिक के नाम पे, जैसे न्यूटन होता है बल का मात्रक, ठीक वैसे यहाँ पे होता है, ठीक है। तो कूलाम को लिखते हैं किससे है, सी से लिखते हैं। अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि कैसे ये मात्रक निकाला गया है। देखिए आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था, धारा पढ़ा था, किसी वायर के अंदर, ठीक है, पढ़ा हुआ किसी तार के अंदर आवेश का प्रवाह होता है। मान लो हमारे पास एक कोई तार है, ए बी वायर है, ठीक है, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने को आवेश बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन का जो भी आवेश होगा, अब उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसी के टोटल आवेश को क्यू बोला जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये काम हो रहा है टी समय में, तो वैद्युत धारा का इलेक्ट्रिक करंट का एक छोटा सा फार्मूला पड़ा होगा, वैद्युत धारा I बराबर, इसको I लिखते थे, Q अपॉन T, ठीक है, धारा बटे समय। इसको ऐसे बोलते थे कि आवेश प्रवाह की दर को, याद कर लीजिए जब भी डेफिनेशन में परिभाषा में दर शब्द आता है तो दर का मतलब होता है कि समय से भाग, जैसे पढ़ा होगा वेग परिवर्तन की दर को। तो दर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी राशि में समय से भाग करते हैं तो वहां पे दर शब्द का, रेट शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते थे, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, धारा कहते हैं। अब ये थोड़ा सा तिरछा गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर ले तो क्या मिलेगा, Q बराबर IT मिलेगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, आवेश का मात्रक। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी फिजिक्स में किसी भी चीज का मात्रक निकाला जाता है तो उसका सबसे मेन फोकस रहता है फॉर्मूला पे, ठीक है। जितने फॉर्मूला है फिजिक्स के अंदर सभी का हमको फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला से हम उसका विनिमय सूत्र भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से उसका हम मूल मात्रक भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से हम उसका जो है मात्रक भी निकाल सकते हैं, इवन यहाँ तक कि उसका हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला से परिभाषा भी बना सकते हैं और निमेता तो कर ही सकते हैं। तो सबसे मेन चीज क्या होता है, फॉर्मूला ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो तुम्हारा आई लिखा हुआ है, आई का तो पता ही है, आई क्या था, धारा था, और धारा क्या, मूल राशि, लंबाई का मूल मात्रा क्या था, मीटर था, द्रव्यमान का किलोग्राम था, समय का सेकंड था। तो वैसे धारा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। धारा क्या होता है, एम्पियर, और समय क्या होता है, सेकंड। और जब दोनों को मिलाएंगे, जब दोनों को इकट्ठा लिखते हैं इसी को बोलते हैं क्या, कूलाम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं, ठीक है। तो कूलाम क्या होता है ना कि इसी जो एम्पियर सेकंड लिखा है, एम्पियर सेकंड, आई धारा है, एम्पियर लिखा है, टी क्या है, समय है, सेकंड लिखा है, तो इसी को जो है शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कूलाम कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस पद्धति है, इसमें आवेश का मात्रा क्या रहेगा, कूलाम रहेगा। तो यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, एक कूलाम जो होता है, इसको इरेज कर देते हैं, जो एक कूलाम होगा उसका मान कितना होगा, एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड, 1 एम्पियर सेकंड। तो यहां से देखिए तो इसकी परिभाषा ऐसे बना सकते हैं कि अगर किसी चालक तार में, सपोज कर लो कोई तार है, ऐसे वायर, ठीक है, तो इसके अंदर करंट कितना बह रही है, 1 एम्पियर की करंट बह रही है, धारा बह रही है, आई की वैल्यू है, और इसका टाइम में कितने, इसको टाइम तक फ्लो किया, तो 1 सेकंड तक फ्लो किया, ठीक है। अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की वैल्यू धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस पूरे चालक तार में कितना आवेश फ्लो हुआ होगा, कितना आवेश प्रवाहित हुआ होगा, तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ होगा, ठीक है। तो परिभाषा इसके कूलाम की होती है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन भी हम लोग बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके जो है अदर मात्रक की बात करते हैं, इसके ना दूसरे मात्रक की बात करते हैं। जैसे इसका देखो फेमस होता है ना कि जैसे बल का एमकेएस मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और सीजीएस में क्या बोलते हैं, उससे को जो है डाइन बोलते हैं ना, कि बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। जैसे जो कार्य का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, उसका मात्रक कार्य होता है। तो ठीक वैसे यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जो सीजीएस पद्धति होगी, ठीक है ना, ये समझते होंगे आप लोग कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें आवेश का मात्रक याद कर लेना, एक होता है स्टेट कूलाम,
स्टेट कूलाम। इसको इंग्लिश में से लिखते हैं STAT, स्टेट कूलाम। क्लियर। और इसी को जो है बोलते हैं फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम, साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने भी वैद्युत के बारे में काफी खोज किया था। तो स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन बोलते हैं, ठीक है, फ्रैंकलिन को FR से लिखते हैं। तो सुनिएगा, इसका जो है सीरियस पद्धति में इसी आवेश का मात्रक, इसी चार्ज का मात्रक स्टेट कूलाम या क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। क्लियर है। और फ्रैंकलिन को एक नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं ESU। ESU का जो है फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो हमने अब तक सीखा जो एमकेएस पद्धति में मात्रक था आवेश को क्या था, कूलाम था, और एक कूलाम बताया था 1 एम्पीयर सेकंड के बराबर होता है। लेकिन इसी आवेश का जो सीरियस पद्धति में मात्रक होता है, मतलब जो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसको केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, उससे मात्रक स्टेट कूलाम या उसी का नाम बताया कि फ्रैंकलिन के एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, और उसी को जो है ESU भी कहते हैं। ESU का फुल फॉर्म लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और बताया कि स्टैटिक का मतलब यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो विद्युत की शाखा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आवेश जो स्थिर रहता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए यहाँ पे स्थैतिकी शब्द, स्टैटिक शब्द का यूज किया गया है। अब साथ ही साथ थोड़ा इसका जो है मान भी जान लेते हैं। एक कूलाम के अंदर कितना होता है, 3 × 10⁹ ESU बोलो या फ्रैंकलिन बोले या स्टेट कूलाम, ठीक है। तो इतना होता है स्टेट कूलाम। तो ये इसका मान है, एक तरह का पैमाना है कि एक कूलाम में कितना होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। क्लियर। अब इसके आगे, क्योंकि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि आवेश का जो है एमकेएस पद्धति मात्रक क्या है, कूलाम है, और साथ साथ जान लिया कि सीरियस पद्धति मात्रक क्या है, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन या ESU, और साथ ही साथ कूलाम और ESU या स्टेट कूलाम में रिलेशन भी जान लिया, संबंध भी देख लिया। एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, ठीक है। यहाँ से देखिए हम लोग पहचान भी सकते हैं कि कूलाम बड़ा है कि स्टेट कूलाम बड़ा है, क्योंकि पहली बात तो पहले से पता है कि कूलाम एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में बड़ा मात्रक होगा, स्टेट कूलाम छोटा है, ठीक है। या फिर देखिए ऐसे समझ सकते हैं कि इतने स्टेट कूलाम से मिल करके, इतना स्टेट कूलाम है, इतना स्टेट कूलाम मिलेगा तब जाके एक कूलाम बनेगा, ठीक है। एक देखिए पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि मात्रक और उसका जो आंकिक मान होता है, जैसे हमारे पास कोई मात्रक है, मात्रक को यूनिट बोलते हैं तो यू से लिखते हैं, और उसके आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो मतलब उसके आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आंकिक मान होता है, इनका गुणनफल क्या होता है, सदैव नियत रहता है, ठीक है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सुनिएगा ध्यान से, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, यू को उठा के, तो n प्रोपोर्शनल 1/u, ठीक है। इस चिन्ह को बोलते हैं समानुपाती का, लेकिन जब 1/, लग जाता है मतलब अपान जाता है तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यहाँ पे जो n है, ये n क्या है, संख्या है, आंकिक मान है किसी भी, ठीक है, राशि का, और u क्या है, उस राशि का मात्रक है। तो किसी राशि का जो आंकिक मान होता है ना, उसके मात्रक की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मात्रक जितना ज्यादा होगा उतना इसका आंकिक मान घट जाएगा, और अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये घट जाएगा, ठीक है। मात्रक जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा, उसका आंकिक मान उतना कम होगा, और अगर मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान, ठीक है, बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए समझिए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 से ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये 1 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब आंकिक मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक क्या घटेगा, इसलिए कूलाम बड़ा मात्रक है और स्टेट कूलाम क्या है, छोटा मात्रक, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा से आवेश के अन्य मात्रक, जैसे एफ कूलाम होता है, फैराडे होता है, ठीक है, एफ कूलाम को EMU के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ उनका जो है कूलाम के साथ क्या संबंध है, मतलब उसको पैमाना में कैसे लिखें, कूलाम के साथ कैसे लिखेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पढ़े स्टेट कूलाम, इसी का वैसे नाम ये तीनों है, फ्रैंकलिन, ESU। तो स्टेट कूलाम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, एफ कूलाम और फैराडे, उसमें एक जो है कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि तीनों में सबसे बड़ा मात्रक क्या है और सबसे छोटा मात्रक क्या है, ठीक है। वही अब देखते हैं आवेश के अन्य मात्रक के बारे में, अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इसके पहले हम लोग अब तक क्या पढ़े थे, एमकेएस पद्धति मात्रक आवेश का कूलाम, ठीक है, या कूलाम को एम्पीयर सेकंड बोलते हैं। और उसके बाद सीरियस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन या ESU, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है आवेश के अन्य मात्रक। सुनिएगा, ये जो है ना, जो लिखा हुआ है 2 मात्रक, ये ना तो एमकेएस पद्धति में है और ना ये सीरीज में, तो ये किसी पद्धति से संबंधित तो नहीं है, बस ये आवेश के लिखने का मात्रक होता है कि आवेश को हम इस मात्रक में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एफ कूलाम लिखा हुआ है, तो एफ कूलाम को चाहे इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में, दोनों सेम रहेगा। इसी एफ कूलाम को EMU बोलते हैं। जैसे वहां पे स्टेट कूलाम लिखा था सीरियस पद्धति में, तो उसको ESU बोल रहे थे, फुल फॉर्म था उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट था,
तो यहाँ पे जो EMU लिखा है ना, इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर। फैराडे भी इसी आवेश के अन्य मात्रक में आता है, ठीक है। ये भी ना सीजीएस में आता है ना एमकेएस में आता है। फैराडे जो है ये थोड़ा सुनिएगा, ये थोड़ा सा फेमस है क्योंकि अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका यूज हम लोग केमिस्ट्री के अंदर भी करते हैं, ठीक है ना, रसायन विज्ञान के अंदर भी करते हैं। अब थोड़ा सा इसका जो है ना, इसका थोड़ा सा पैमाना भी जान लेते हैं कि इसका कूलाम के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो एक कूलाम होता है, ठीक है, एक कूलाम क्या था, सिंपल मात्रक था आवेश का एमकेएस पद्धति में, SI पद्धति में। तो एक कूलाम जो होता है ये मान होता है 1/10 एम कूलाम के। तो ये एम कूलाम और जो है कूलाम में संबंध है कि एक एम कूलाम जो है कूलाम के कितने बराबर होगा, ये एक कूलाम के बराबर कितना होगा। तो यहाँ से चाहे हम एक कूलाम का मान लिखेंगे तो 1/10 एक कूलाम होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हमको एक कूलाम का मान निकल आएगा, कितना आ जाएगा, 10 कूलाम, ठीक है। ऐसे सुनिएगा, जो एक फैराडे लिखा हुआ है, एक फैराडे, यहाँ देखिए फैराडे वर्ड यूज किया गया है, फैराड नहीं, फैराड जो होता है, फैराड एक अलग शब्द है। आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो वहां जो संधारित्र चैप्टर में आता है ना, संधारित्र की जो धारिता होती है, तो धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। तो फैराड एक बिल्कुल से अलग शब्द है, फैराडे अलग है। फैराडे आवेश के मात्रक से संबंधित है। अब इसका हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि फैराडे का संबंध, इसका परिभाषा क्या है। लेकिन फैराडे अलग शब्द है, फैराड अलग शब्द है। फैराड के धारिता की मात्रक है, ठीक है। फैराड क्या है, संधारित्र की धारिता का मात्रक है। तो एक जो फैराडे होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट तो होता है 96,487 कूलाम होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा बड़ा मात्रक होता है कि जब इतना आवेश मिलेगा 96,487 कूलाम का आवेश, तो उसको बोलेंगे एक फैराडे। और इसी को लगभग में लिखते हैं 96,500। इसी को हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह में यूज करते हैं। तो यूज हमको इसी को करना होता है 96,500 को, लेकिन एग्जैक्ट ये होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए हमने आवेश के अन्य मात्रक में क्या क्या सीखा कि आवेश के अन्य मात्रक में एक कूलाम आता है, एक कूलाम के दूसरा नाम है, और फैराडे आता है, ठीक है ना। और हमने दोनों का जो है कूलाम के साथ एक संबंध भी देखा कि एक कूलाम में कितना एक कूलाम होगा, तो 1/10 एक कूलाम होगा। फैराडे जो कि थोड़ा सा बड़ा मात्रक होता है, इसे थोड़ा सा आगे लिखा हुआ ये, तो एक फैराडे में कितना कूलाम होगा, तो एग्जैक्ट तो होता है 96,487 कूलाम, और लगभग में क्या होता है 96,500 कूलाम होता है। तो अब तक देखिए हमने ओवरऑल क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि आवेश का जो सबसे मेन मात्रक है वो क्या, कूलाम है, जिसका हम लोग न्यूमेरिकल में आगे यूज करेंगे कूलाम, ठीक है, एमकेएस पद्धति में होता है, SI पद्धति में होता है। उसके बाद में स्टेट कूलाम शब्द देखा, एक कूलाम यहाँ पे देखा जो अन्य मात्रक में है। एक और इंपॉर्टेंट शब्द देखा जिसका नाम क्या है, फैराडे, ठीक है। अब आगे के स्लाइड्स हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जितना हमने देखा स्टेट कूलाम, ठीक है, एक कूलाम और फैराडे। कूलाम तो देखिए सब में कॉमन है, सभी के फॉर्मूला के अंदर कूलाम तो यहाँ भी है, कूलाम यहाँ भी है, वहां भी कूलाम था। जो हमने वहां भी लिखा था कि एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम, तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। तो कूलाम तो सभी फॉर्मूला में है। तो ओवरऑल जितना हमको 3 शब्द यहाँ नया मिला, ठीक है, स्टेट कूलाम, एक कूलाम और फैराडे, इन तीनों में कंपेयर करके ये पता करेंगे इसमें सबसे बड़ा मात्रक कौन है आवेश का और सबसे छोटा मात्रक कौन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब तक जितना मैंने पढ़ा था हमने उसको समराइज कर दिया है कि एक कूलाम में इतना स्टेट कूलाम, किसमें था, ये सीजीएस पद्धति में था। एक कूलाम में इतना एक कूलाम और एक फैराडे में इतना कूलाम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हर जगह देखिए कूलाम तो देखो यहाँ भी है, ठीक है ना। कूलाम तो आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक था, वो यहाँ भी है। कूलाम देखिए यहाँ भी है, ये एक कूलाम है, कूलाम का मतलब ये दूसरा मात्रक है, ये एक कूलाम है, ये आवेश का दूसरा मात्रक है, ठीक है। हमको कूलाम मतलब जो एमकेएस पद्धति में तो उसकी बात कर रहे हैं, और कूलाम यहाँ भी है। तो यहाँ पे हमको कंपेयर किसमें करना है, स्टेट कूलाम, एक कूलाम और फैराडे में। ठीक है, एक फैराडे का मान जो तुमको पहले से पता है, उसके बाद एक कूलाम का मान निकाल लें, फिर एक स्टेट कूलाम का निकाल लें, और तीनों में देखें कि किसका मान सबसे कम है और किसका मान सबसे ज्यादा है, ठीक है। जिसका मान सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा मात्रक में आएगा आवेश का, और जिसका मान सबसे कम होगा वो सबसे छोटे मात्रक में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो पहले से लिखा हुआ है, फैराडे का मान लिखा हुआ है लगभग 96,500 कूलाम। ऐसे यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कूलाम बराबर इतना स्टेट कूलाम, तो यहाँ तो एक कूलाम का मान लिखा हुआ है और हमें निकालना किसका, स्टेट कूलाम का। तो यहाँ देखिए यहाँ पे अगर हम एक स्टेट कूलाम का मान निकालते हैं तो हमको इस संख्या को उठाकर नीचे लाना पड़ेगा। तो संख्या को उठाकर नीचे लाएंगे तो बटे में आएगा, क्योंकि इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में आएगा। तो वहां से हमको एक स्टेट कूलाम का मान कितना मिलेगा, तो समझते हैं, इसको उठा के इधर लाएंगे तो बटे में 1 बटे कितना हो जाएगा, ये संख्या पूरी उठ के नीचे चली जाएगी, 3 × 10⁻³ और आगे क्या लिखा है कूलाम, ठीक है। कूलाम को सी से लिखते हैं,
अब देखो घात को उठा के ऊपर ले जाएंगे, जब घात ऊपर जाएगी तो नीचे प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस 10 की घात माइनस, ठीक है, 9 कूलम। अभी 10 की घात माइनस में समझते होंगे कि पॉइंट को हमें 9 अंक पीछे की तरफ ले जाना होगा, मतलब इस संख्या बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि 10 की घात अगर प्लस 9 होता तो ज्यादा होती, लेकिन क्योंकि 10 की घात माइनस में आ गया तो ये बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक, ऐसे देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है 1 कूलम बराबर लिखा है, और हमें तुलना करना है 1 कूलम में, तो वही काम यहाँ भी करते हैं कि यहाँ भी 1 कूलम का मान निकालेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे तिरछा गुणा कर देंगे। जब तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से हमको 1 कूलम का मान मिल जाएगा, तो यहाँ से हमको 1 कूलम का मान मिल जाएगा, तो इसका क्रॉस मल्टीपल तिरछा गुणा करेंगे तो 10 कूलम। अब यहाँ पे देखो हमको 1 फैराडे मिल गया, ठीक है, यहाँ से हमको 1 स्टेट कूलम भी मिल गया, और यहाँ से हमको 1 कूलम मिल गया। और हमको इसी में तीनों में कहा था ना कि कंपेयर करके बता रहा है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है और सबसे छोटा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे देखो बड़ा तो दिख ही रहा है, लगभग जो है जब इतना कूलम मिलेगा लगभग 96,500 मिलेगा कूलम, तब जाके 1 फैराडे होगा। ये 10 की घात -9 है, माइनस का मतलब दशमलव पीछे की तरफ जाएगा 9, जो कि बहुत छोटी संख्या हो जाएगी। ये 10 है, 10 का मतलब इससे तो काफी छोटा है, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है तो ये बहुत ही पॉइंट में आएगा, इससे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए निष्कर्ष से निकला जो फैराडे है ये आवेश का मात्रक है, लेकिन कैसा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। और जो स्टेट कूलम है ये आवेश का छोटा मात्रक है तो आवेश का मात्रक, चार्ज का मात्रक, लेकिन ये आवेश का सबसे क्या है, छोटा मात्रक है। अच्छा 1 कूलम क्या है, तो इससे तो थोड़ा छोटा है, लेकिन इससे क्या है, बड़ा है। लेकिन हमको तो ये पता करना था कि चार्ज की सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होगी, तो पता लग गया फैराडे है। चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, तो क्या मिल गया हमको, स्टेट कूलम। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ तक हमने क्या क्या सीख लिया कि आवेश के जो मात्रक है उसमें हमने कूलम देखा, ठीक है, जो कि एमकेएस या एसआई पद्धति में होता है। सीरीज में क्या देखा कि स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन या उसको ईएसयू बोलते हैं। और जो हमने अदर यूनिट में देखा, जो हमने अन्य मात्रक में देखा, वो क्या देखा कि 1 कूलम और फैराडे देखा। फिर हमने सभी का जो है कूलम के साथ संबंध देख लिया कि 1 कूलम में इतना स्टेट कूलम, 1 कूलम में इतना कूलम, 1 फैराडे में इतना कूलम। और फिर हमने जो है फैराडे, 1 कूलम और स्टेट कूलम जो कि मात्रक थे आवेश के, इसमें यह भी पता कर लिया कि कौन सबसे बड़ा मात्रक है आवेश का और कौन सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है, कि आवेश के मात्रक में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। चीज हमने आपको बता दी कि आवेश के ये मात्रक है, लेकिन यूज किसे करना होगा न्यूमेरिकल में, तो कूलम का। ठीक है, याद रखना जब न्यूमेरिकल आगे के सेशन में लगाएंगे तो उसमें सीरीज पद्धति के मात्रक का यूज बहुत ही कम होगा, या लगभग ना के बराबर होगा। इसका तो बहुत ही कम होता है, इसका यूज होगा लेकिन केमिस्ट्री में होगा। ठीक है, पहले से बता दें, इसका यूज कहाँ पर होता है, ज्यादातर केमिस्ट्री में होता है, लेकिन जो कूलम लिखा था इसका सबसे ज्यादा यूज किसमें होगा, न्यूमेरिकल में होगा, फिजिक्स के। अब इसके आगे यहाँ पे देखिए जो 2 टर्म्स हमको मिला शुरुआत में, एक स्टेट कूलम जो कि ठीक है सीरीज पद्धति में था, और इसको हमने एक नाम से और जाना था ईएसयू, और एक मिला था हमको ना जो कि अदर मात्रक में था, अदर यूनिट में था, इसका नाम था 1 कूलम, आवेश की मात्रक है, लेकिन ये ना तो एमकेएस में है ना सीरीज में है, इसलिए इसको बोल रहे हैं अन्य मात्रक। और इसका दूसरा नाम क्या था, ईएमयू। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही फेमस निगमन होता है, डेरिवेशन होता है, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेट कूलम जिसका दूसरा नाम ईएसयू और 1 कूलम जिसका दूसरा नाम ईएमयू, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, और इसका डेरिवेशन क्या है। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो आइए अब देखते हैं ईएसयू और ईएमयू में संबंध। ठीक है, ये हमको पहले से मालूम है कि ईएसयू क्या है, आवेश का एक मात्रक है जिसको स्टेट कूलम बोलते थे फुल फॉर्म में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताया था आपको हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, जो कि किस पद्धति में है, सीरीज में। ये क्या था, अन्य मात्रक में था। ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका यूज सामान्यतः कहाँ करते हैं, जब पढ़ेंगे चुंबक पढ़ेंगे, जहाँ पे मैग्नेटिक का अध्ययन होता है वहां पे करेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, दूसरे नाम में 1 कूलम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनका देखो, जो हमने पीछे मान बताया था, जो पैमाना बताया था, उसको लिख लेंगे, और फिर दोनों का मिला के एक छोटा सा निगमन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टेट कूलम की बात करते हैं। इसका संबंध कूलम के साथ क्या था, तो आपको मालूम होगा कि 1 कूलम बराबर क्या पीछे लिखा था अभी, 3 × 10 की घात 9 स्टेट कूलम बोलो या फिर ईएसयू, दोनों सेम है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो 1 कूलम जो पीछे ने बताया था कि 1 कूलम का रिलेशन इसके साथ क्या है, इसके साथ संबंध क्या है 1 कूलम के साथ, तो क्या निकल के आता है 1/10 ईएमयू या फिर 1 कूलम, दोनों चीज सेम। अब यहाँ पे देखिए हमको रिलेशन तो इसमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा देखो, आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 कूलम दोनों एलएचएस में है, बाएं पक्ष में है, और जब दोनों बाएं पक्ष में है तो दोनों सेम दिख रहे हैं। अब अगर ये सेम है तो ये भी दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का एलएचएस क्या है, सेम है, दोनों का बाएं पक्ष सेम है, तो इसलिए इसका हम क्या कर रहे हैं, दोनों का आरएचएस सेम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको इसके बराबर करेंगे,
तो कैसे लिखेंगे, 1/10 मतलब 1/10 EMU बराबर इधर क्या लिखा है 3 × 10⁹ ESU। क्लियर। अब यहां से देखिए एक काम करते हैं, ESU को उठा के इधर लाते हैं EMU के नीचे, और इस 10 को जो संख्या लिखी है, नंबर लिखी है, इसको इसके साथ ठीक इधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 तो छिपा रहता है हर जगह, तो 1 EMU अपान में क्या है बताओ 1 ESU। ठीक है। और जब संख्या को उठा के इधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 × 10⁹ और ये 10 भी हो जाएगा। और इकट्ठा करेंगे तो हमको ये संख्या, क्योंकि यहाँ टोटल 9 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, दोनों घात जुड़ जाएगी, तो 3 × 10⁻10। ठीक है, 10 की घात क्या मिला हमें 10। तो ये हमारा एक रिलेशन निकला EMU और ESU में। अब यहाँ देखिए जो हमको एक नंबर मिला है 3 × 10⁻10। अब ये आखिर संख्या क्या है, आखिर इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, तो देखते हैं। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये मात्रा किस में लिखा है सबको मालूम होगा, एमकेएस सिस्टम में लिखा है। ये मात्रा किस में लिखा है, एमकेएस पद्धति में लिखा है, क्योंकि यहाँ देखो मीटर का यूज किया गया है, और लंबाई का एमकेएस पद्धति मात्रा क्या होता है मीटर, समय का तो सेकंड होता है, सबको मालूम है। अगर थोड़ा इसको हम चेंज करें, इसी फॉर्मूला को इसी मान को लिखें सीजीएस में, तो क्या लिखेंगे 3 × 10⁸ लिखा है, और 1 मीटर में क्या होता है, क्योंकि सीजीएस में क्या होता है लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻2 सेंटीमीटर/सेकंड। तो इकट्ठा करने पे क्या मिलेगा 3 × 10⁸ और 2 मिलकर 10 सेंटीमीटर/सेकंड। अब यहाँ पे देखो, तो ये जो हमने लिखा है मान, ये किस पद्धति में है, तो ये हमारा सीजीएस पद्धति में, उसी निर्वात मतलब सीजीएस पद्धति में उसी प्रकाश का चाल का मान है। अब ध्यान से देखो, ये जो नंबर लिखा है ये नंबर किसके बराबर है, तो ये सीजीएस पद्धति में C के बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं C, लेकिन याद रहे ये प्रकाश की चाल तो जरूर है, लेकिन ये प्रकाश की चाल किस सिस्टम में है, किस पद्धति में है, तो एमकेएस पद्धति में नहीं लिखा गया है, इसे किसमें लिखा गया है सीजीएस पद्धति में लिखा है। ठीक है, लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो, तो मतलब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा रिलेशन निकला EMU और ESU में। EMU जो कि नाम था 1 कूलम, ठीक है, ESU जो कि नाम था स्टेट कूलम, तो दोनों के बीच में एक संबंध है कि EMU/ESU या 1 EMU/1 ESU का मान क्या है C के बराबर, और ये C किसमें लिया गया है, तो सीजीएस सिस्टम में लिया गया। ठीक है, तो एक छोटा सा ये संबंध था ESU और EMU में कि दोनों के बीच में रिलेशन के, दोनों को भाग करेंगे तो किसके बराबर आएगा C के बराबर। बस याद रहे कि ऊपर EMU रहेगा, नीचे क्या रहेगा ESU रहेगा। ठीक है, जो EMU क्या है बड़ा है और ESU क्या है छोटा है। ठीक है, यहाँ से देखिए निष्कर्ष भी निकल रहा है कि ऊपर का मान ज्यादा होगा, नीचे का मान कम, तभी तो C के बराबर आएगा, क्योंकि देखो संख्या ज्यादा है ना, संख्या क्या है ज्यादा। अगर हमें कोई एक से बड़ी संख्या लानी है, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर की संख्या अंश की संख्या बड़ी होगी, हर की संख्या छोटी होगी। तो वैसे यहाँ देखो जो C लिखा है बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत ही ज्यादा होती है, तो ये एक से बहुत ज्यादा संख्या है। ठीक है, एक से बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब EMU का मान है ना वो ESU से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जो हमारा EMU मात्रक है आवेश का, ये ESU की तुलना में क्या है बहुत ही बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो थोड़ा ये भी याद रखिएगा कि ये संबंध भी निकल आया, 1 EMU/1 ESU का मान क्या निकला C के बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर, और दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है कि जो EMU है वो क्या ESU से काफी ज्यादा बड़ा मात्रक है। ठीक है, हालांकि दोनों मात्रक है, और ये और हमने पहले बता दिया आपको कि ESU क्या है ना, इसका सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक है। तो ये आप लोग का हो गया दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, अब जो हमने पहले डिस्कस किया था एक फैराडे के बारे में, तो थोड़ा सा फैराडे का परिभाषा जान लेते हैं कि जो फैराडे है, हालांकि पहले बता चुके हैं कि फैराडे आवेश का मात्रक है, और कैसा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। इसका मान क्या था एक फैराडे का, तो लगभग बताया था 96,500 कूलम। ठीक है, मतलब जो एक फैराडे है उसकी परिभाषा क्या है। तो अब देखते हैं फैराडे की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो आपको ने पहले बताया कि जो फैराडे है ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, और इसका मान क्या लिखा था हमने, जो पीछे लिखा था एक फैराडे का मान, तो मान इसका लगभग में था 96,500 कूलम, ये हमने पीछे बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, ये कूलम है आवेश का मात्रक, और इतनी संख्या है, मतलब इतनी संख्या जब कूलम में मिलेगी, मतलब इतना कूलम आवेश होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक फैराडे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे बात हम करेंगे थोड़ा सी मोल की। ठीक है, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, मोल पढ़ते हैं 11 के अंदर, उसकी बात करेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। देखिए सुनिएगा, जैसे पहले अगर कोई चीज उसके पहले हम डजन लगाते हैं, तो एक दर्जन में क्या होता है 12 चीजें होती हैं। चाहे एक दर्जन हम पेन की बात करें 12 होगा, एक दर्जन हम कॉपी की बात करें 12 होगा। मतलब किसी चीज के अगर पहले हम डजन वर्ड या दर्जन शब्द का यूज करते हैं तो उसके आगे 12 लग जाता है। ऐसे अगर एक कौड़ी में बात करें, ठीक है, स्कोर में बात करें, इसको स्कोर बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है 20 चीजें होती हैं।
ठीक है। तो वैसे केमिस्ट्री में मोल, और पहले बताया ना कि जैसे 7 मोल राशियां होती हैं तो उसमें से सबसे लास्ट में आता है पदार्थ की मात्रा, उसका मात्रक मोल होता है। तो एक तरह की ये संख्या है, पैमाना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, मोल की बात कर लेते हैं। तो एक मोल में कितनी संख्या होती है, इसमें क्या नंबर है? तो ये नंबर होता है एवोगाद्रो संख्या के बराबर। ठीक है, एवोगाद्रो प्रकार की परिकल्पना दी गई थी कि अगर कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो उसमें ये संख्या फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये संख्या क्या होती है? 6.023 गुणे 10⁻23। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 1 मोल कोई भी चीज है केमिस्ट्री के अंदर, सपोज कर लो हमारे पास 1 मोल परमाणु है तो उसमें इतने परमाणु होंगे। हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन का अणु है तो उसमें इतने ऑक्सीजन के अणु होंगे। हमारे पास कोई 1 मोल गैस का मॉलिक्यूल है, अणु है, तो उसके अंदर इतने अणु होंगे। ठीक है, तो 1 मोल कोई भी चीज होगा तो उसके आगे ये नंबर लग जाएगा 6.023 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा जो एक फैराडे, तो उसका रिलेशन कुछ इसी तरह से होगा कि यहाँ पे जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 मोल में कितना होता है? 6.023 10⁻23। ठीक है, तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मोल के अंदर। अब चूंकि पहले से पता है ना कि इलेक्ट्रॉन एक मूल आवेश है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 10⁻19 कूलम, है ना? ये आवेश होता है किसका? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? चार्ज होता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारे पास अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है, और इन पूरे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? तो सिंपल सा है कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है और हमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है 1 मोल के अंदर, तो गुणा कर देंगे। तो 6 जिससे गुणा करेंगे 023 गुणे 10⁻23 में 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे जो लिखा होगा 0.6 10⁻19 कूलम। सुनिएगा, जब इसको हम पूरा हल करेंगे, ठीक है, तो लगभग कितना ही मान उसका लिखा हुआ है वो निकल के आएगा 96,500 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से देखो निष्कर्ष क्या निकला? अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या हो? 1 मोल, और 1 मोल में कितनी संख्या होती है लिखा हुआ है, ठीक है, एवोगाद्रो के बराबर। तो अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका जो भी आवेश होगा, उनका जो भी चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? 1 फैराडे के। तो यहाँ से देखिए ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 1 फैराडे की परिभाषा क्या होगी? तो 1 फैराडे की परिभाषा ये होगी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है ना, 1 मोल के इलेक्ट्रॉन का जो भी आवेश होता है, ये ऐसे बोल दो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? 1 फैराडे कहते हैं। या फिर देखिए ऐसे कर सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? 1 फैराडे कहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि 1 फैराडे की परिभाषा क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश पाया जाएगा, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल चार्ज होता है, जो टोटल आवेश होता है, वो क्या होता है? 1 फैराडे के बराबर होता है। और साथ साथ ये भी जानते हैं कि 1 फैराडे है वो आवेश का सबसे क्या है? बड़ा मात्रा। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने शुरुआत से क्या पढ़ा? आवेश की डेफिनेशन पढ़ा, परिभाषा पढ़ा, उसका मात्रक देखा, एनकेस पद्धति में देखा, सीजेस पद्धति में देखा, ठीक है, और भी एस्पेक्ट में देखा कि उसका अन्य मात्रक क्या होता है। फिर हमने सभी का जो है पैमाना देखा, उसका संबंध कूलम के साथ देखा। उसके बाद जो है हमने, ठीक है, समराइज किया। तुमने क्या देखा कि जो ESU, EMU और फैराडे है, उन तीनों में सबसे बड़ा आवेश का मात्रक क्या है? फैराडे है। सबसे छोटा मात्रक आवेश का क्या है? ESU मतलब स्टेट कूलम। फिर हमने आगे जो है ESU और EMU में एक तरह का रिलेशन देखा, छोटा सा निगमन किया, रिलेशन किया, और फाइनली हमने एक फैराडे की परिभाषा भी देखी कि एक फैराडे का सेंस क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो जो भी एक फैराडे का मान लिखा हुआ 6500 लिखा हुआ है, ये किसके आवेश के बराबर होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के नहीं होता है, बल्कि किसके होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो टोटल आवेश होगा, जो कुल चार्ज होगा, उसी आवेश को क्या बोलते हैं? 1 फैराडे बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? जो आवेश पढ़ा था, जो हमने आवेश पढ़ा था, उसके प्रकार पढ़ेंगे। पहले से बता चुके हैं ना कि आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के आधार पर आता है। इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो पदार्थ में गुण उत्पन्न होता है, जो मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टी डेवलप होती है, उसको धनावेश बोलते हैं। और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का अधिकता होती है उसके कारण वहां पे पदार्थ के अंदर जो प्रॉपर्टी या गुण उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? ऋणावेश बोलते हैं। हमारे पास 2 वस्तुएं हैं और उनमें से अगर सपोज कर लो कि हमारे पास A से B की तरफ इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर A से B की तरफ गया है तो A पे धनावेश आएगा, B पे ऋणावेश आएगा। लेकिन संभवतः क्या होता है, फिजिक्स में पता नहीं होता है कि हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम एक सीरीज पढ़ेंगे, श्रेणी पढ़ेंगे, इसकी हेल्प से ये जानेंगे कि अगर हम 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनमें से किस पर धनावेश आएगा और किस पर ऋणावेश आएगा। क्योंकि ये तो पता है कि हमेशा एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश आएगा। ठीक है,
लेकिन थोड़ा सा ये कंफर्म नहीं होता है ना कि अगर हम ए को रगड़ रहे हैं बी से तो ए पर धनावेश है कि बी पे धनावेश है, या बी पे ऋणावेश है कि ए पे ऋणावेश है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटी सी श्रेणी होती है, उसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज या ट्राइबो वैद्युत श्रेणी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है स्थिर वैद्युतिकी श्रेणी बोलते हैं। तो उसकी हेल्प से हम लोग पता कर लेंगे कि आवेश की पहचान कैसे की जाती है। जब भी दो वस्तु को रगड़ेंगे उसमें से किस पर धनावेश ऋणावेश आएगा, तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू हो पाएगा। तो आप इस सब चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें आवेश के मतलब बारे में काफी बताया गया, मात्रा के हाउस के बारे में। ठीक है, उनमें जो है आपस में पैमाना वगैरह बताया गया, रिलेशन बताया गया, उसका निबंध भी किया गया है। और इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।